नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। आज हमारे बीच उपस्थित हैं दिनेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आज हम राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर आपसे वार्ता करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं। मिश्रा जी, आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? आदरणीय सक्सेना जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण और सामयिक है। राजनीति, चूँकि राजनीतिक डिक्शनरी में जी राजनीति का शब्द ही नहीं है, शब्द है नीतराज जी। और नीतराज बनने के लिए लोगों में अपने से बड़ों का, सामाजिक जीवन में सामाजिक व्यक्तियों का सामंजस्य और उनका सानिध्य, इसका मिलना बहुत आवश्यक रहता है। मुझे लगता है मैं विद्यार्थी जीवन में जब लगभग 1980 के आसपास विद्यार्थी जीवन में थे, कक्षा 10 की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, अंदर से पहले से भी एक उत्साह रहता था कि शिक्षा से हटके भी जनता के बीच जाकर जन भावनाओं को लेकर के सामाजिक परिदृश्य में उनके साथ उठना, बैठना, मिलना, बोलना, ऐसा भाव रहता था। उसी बीच हमारे यहाँ एक जैनपुर मंदिर है, हनुमान मंदिर है, प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर आरएसएस की एक शाखा लगती थी। तो उस शाखा में भी जाने का अवसर मिला। जब अवसर मिला तो वहाँ पर रामाशीष जी थे, जो उस समय के जिला प्रचारक थे। कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी खेल और तमाम चीज़ें का उत्साह था, उसमें हम भी शरीक हुए। लेकिन जब आखिरी में सब लोग चलने लगे तो रामाशीष जी ने व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछा, परिचय पूछा, क्या करते हो, कैसे रहते हो। उस समय हमने अपना विद्यार्थी जीवन का जो इतिहास था उसे बताने की कोशिश की। लेकिन उनके मन में कौन सी ऐसी आशा की किरण जगी कि उन्होंने कहा, नहीं, आपको तो मेरी शाखा में आना होगा। तो हमने कहा, शाखा तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम विद्यार्थी जीवन में हैं, हमें भी शिक्षा भी ग्रहण करनी है। आगे चल के पारिवारिक बोझ भी आएंगे, उस प्रदेश में आर्थिक संकट भी रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना कुछ मासिक वेतन आपके द्वारा दे दिया जाए, तो हम तो आपके साथ परमानेंट रहेंगे। अधिक बोलने का अभिप्राय ऐसा निकला, उन्हें लगा कि नहीं, जो अधिक बोलता है वो काम भी कहीं ना कहीं कुछ अधिक करता है। ऐसा कुछ मन में आई और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। धीरे धीरे जिला प्रचारक, तहसील प्रचारक, हमारे एक देवेंद्र कटियार जी हैं, प्रभु शंकर सोलकार जी हैं, जो आरएसएस में काफ़ी लंबे समय तक जिनका योगदान रहा। उस समय अयोध्या आंदोलन, बजरंग दल, इन कार्यक्रमों में भी कभी सक्रियता रही, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उससे काफ़ी लाभान्वित हुए। और हुआ ये कि जनता का और मेरा आपस में जब मेलन और संवाद हुआ तो नाना प्रकार के अनुभव आए, और उन अनुभवों में यह अनुभव आया कि नहीं, समाज में रह के समाज की सेवा करना पहला धर्म है। और वहीं से जनता के बीच गए और राजनीति की शुरुआत। जी, आपके लिए एक सफल नेता के बनने की क्या परिभाषा है? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की कार्यशैली, कार्यक्षमता अलग अलग हुआ करती है। जहाँ तक मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन की बात है तो मेरे मन में एक बात रहती है कि पर पिघला सब नहीं अधमाई। अगर किसी को पिघला देने का काम हुआ, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। और लोगों के दुखों में समाहित होना और उनके दिलों में अपना स्थान बनाना, ये एक सफल नेता की पहचान है। और मैंने प्रयास भी यही किया कि मैं जनता के हृदय में बैठकर और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करे, और ऐसा करने का अवसर भी मिला। जी, अगर बात की जाए तो भारत में लोकतंत्र की असली ताकत क्या है? चुनाव या जनता का विश्वास? देखो, ऐसा है, भारत तो वैसे भी विश्वगुरु है, और भारत के बारे में कुछ कहना, चूँकि यहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं। राजनेता के लिए असली चुनौती है सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, और सबका विश्वास जीतकर विश्व में देश का नाम कैसे रोशन है, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर बात की जाए, भारतीय राजनीति में जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे कई बार चर्चा में रहते हैं। क्या ये विषय भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? देखिए, खतरा ही नहीं, इससे तो लोकतंत्र की हत्या भी हो सकती है। आज पूरे देश में छोटे छोटे दल जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर,
समाज के आधार पर मुखरित तो होते हैं जी, लेकिन टिकाऊ नहीं होते। बिल्कुल। आपके अनुसार भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नेतृत्व की कमी या जनता का विश्वास घटना? देखिए, नेतृत्व तो सक्षम होना ही चाहिए, क्योंकि हर नेतृत्व की अपनी अपनी कार्यशैली है, अपने अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन वर्तमान समय में राजनेताओं का और जनता के बीच अविश्वास की स्थिति बहुत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जन आकांक्षाएं बहुत हैं, जी, और जो हमारे नेता बनते हैं, जो राजनेता, जो नेतृत्व करने की क्षमता बनती है, चुनाव के समय आर्थिक धनबल के बल पर और उस समय की परिस्थितियों से जनता को गुमराह करके राजनेता तो बन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जो जन भावनाएं आती हैं उनके अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जनता और नेताओं के बीच द्वंद्व की स्थिति रहती है। मुझे लगता है इसको पाटना चाहिए, लोकतंत्र में इसका सफाया होना चाहिए। इसको पाटने के लिए आप राजनेताओं को क्या दिशा देखिए, निर्देश? राजनेताओं को अपने व्यक्तिगत सुख संसाधनों से हटकर और चंडाल चौकड़ी की जो टीम नेताओं के साथ लग जाती है उससे हटकर गरीब जनता के बीच जाकर गांव में चौपाल लगाकर जन समस्याओं का निस्तारण करना जनप्रिय नेता की जनप्रिय पहचान है। जी, क्या आपको लगता है कि आजकल के राजनेता चुनावी रणनीतियों में जुमले ज्यादा प्रयोग करते हैं, और क्या इससे जनता का विश्वास कम हो रहा है? असल में जहाँ तक जुमले की बात है, ये देश चूँकि आज़ादी के पहले प्रथमता में था, जी, तो लोगों के अंदर भय था, लेकिन जब यहाँ के महान लोगों ने, महान हुतात्माओं ने आज़ादी में अपनी जान की आहुति करके इस देश को आज़ाद कराया, आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र में एक विश्वास पैदा करने की स्थिति आई, लेकिन उसी बीच कुछ राजनेता जी, जो धनबल जनबल को छोड़कर और अपने स्वयं के षड्यंत्रों के माध्यम से आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है इसकी कहीं न कहीं कमी है, इन्हें इससे हट के काम करना चाहिए। जी। आजकल युवा पीढ़ी राजनीति में क्यों ज़्यादा रुचि नहीं दिखा पा रही है? क्या आपके अनुसार यह बदलाव सिर्फ भारतीय राजनीति की नकारात्मक छवि की वजह से है? देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, जी, युवा देश का वो चेहरा है जो तूफान को भी रोक सकता है। युवाओं को तो आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा आते रहे। स्वामी विवेकानंद जी युवा थे, चंद्रशेखर आज़ाद युवा थे, सुभाष चंद्र बोस युवा थे। युवाओं ने ही आके देश की परिस्थिति को बदला। लेकिन वर्तमान समय का जो युवा है वो आगे आना तो चाहता है, लेकिन रास्ता ठीक नहीं चुनता है। वर्तमान समय का जो एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर की तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल वो स्वयं को प्रकट तो करना चाहता है, लेकिन जनता को, जनता के साथ उनकी भावनाओं को छोड़कर केवल स्वयं के विचारों के लिए आगे बढ़ता है। ये उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा ही आगे आएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को पहली प्राथमिकता है कि बचपन से पहले अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए, और शिक्षा ही उनका विशेष महत्व है। अशिक्षित लोग और उनके जो पूर्वज या उनके माता पिता जो अधिक धन इकट्ठा कर लेते हैं और उस धन को खर्च करने के लिए बच्चों पर निछावर कर देते हैं, जाइए जनशक्ति बनाइए। ऐसे अपने यहाँ कुछ नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विधानसभा सिकंदरा में बहुत से धनबल के लोग आए और जुमले किए, लोगों में उत्साह देखा, भीड़ दिखी। ऐसे लोग राजनीति में अच्छे लोगों को पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं आगे कभी नहीं आ सकते। लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को तो गिरावट की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो धन कभी पैदा नहीं करेगा, वो शोहरत पैदा करेगा। आपके अनुसार भारत में राजनीति में आने वाली नई पीढ़ी को किन मूल्यों का पालन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें धर्म का पालन करना चाहिए कि हमारा देश जो विश्वगुरु बनने जा रहा है, या विश्वगुरु आजकाल से रहा है, हमारी सनातनी कुछ संस्कृति रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आज का नारा है। लेकिन सनत कुमार की जो संस्कृति थी, उस समय भी छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, हमारी जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपराएं थी, उसमें सभी जातियों का समावेश था और सभी का सम्मान था। स्थान विशेष हो सकता है, लेकिन सामंजस्य और सम्मान सबका था। आज की परिस्थिति में लोग एकता तो चाह रहे हैं, जातिवाद तो खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन स्वयं उस जातिवाद से दूरी बना रहे हैं। आपके विचार में भारतीय राजनीति में सुधार की आवश्यकता कहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारा
चुनावी प्रक्रिया होती है, और चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र में जो हमारी सरकारें बनती जी। हैं, सरकारों के जो व्यक्ति जो चुन के जनता के बीच जाते हैं, तो मुझे लगता है जनता को इसमें सबसे पहली वरीयता जनता को करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए ही जनप्रतिनिधि सदन में जाते जी। हैं। और जब एक अच्छा व्यक्ति जनप्रिय होकर सदन में जाएगा तो सदन की एक गरिमा भी रहेगी, सदन के जो भी नियम कानून होंगे उनका जनता तक पालन भी होगा। जब अयोग्य लोग धनबल के बल पर वहाँ पहुँचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इसमें कुछ सुधार हो सकता है। इसलिए जनता को इसके लिए पहला निर्णय लेना चाहिए कि क्षणिक स्वार्थ को छोड़कर जी। लंबे समय की राजनीति करनी चाहिए, कि चुनाव के समय 100, 50, 500 इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति, दारू और ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसका बहिष्कार जनता को करना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे आने के लिए मौका देना चाहिए। कई लोगों ने इस पर भाषण दिए, वार्ता की कि वोटर को लालच में नहीं आना चाहिए, प्रलोभन नहीं आना चाहिए, लेकिन जनता में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, जनता में बदलाव कुछ भी नहीं है। बदलाव इतना जरूर आया कि जनता बहुत होशियार हो गई। उसने सभी जनप्रतिनिधियों को, किसी भी दल का हो जी। सबका शोषण किया जी। हमसे लिया, तुमसे लिया, उनसे लिया जी। और अंत में अगर घर में 5 लोग जी। हैं तो कसम खाने के लिए एक एक करके सबके पास भी चले गए। इससे माहौल भ्रष्टाचार की ओर बढ़ा। एक अच्छे नेता की जो पहचान होनी चाहिए वो पीछे रह जाती है। आप किस प्रकार के राजनीतिक गठबंधनों को अधिक स्थिर और प्रभावी मानते हैं? देखिए, गठबंधन और संगठन की जो क्षमता है, संगठन करना, लोगों को मिलके देश चलाना अच्छी बात है, लेकिन संगठन में जाकर के व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए संगठन है तो ये कहीं ना कहीं इसमें रोक लगनी चाहिए। जो आयात निर्यात की स्थिति रहती है जनप्रतिनिधियों में, इस पर तो रोक लगना चाहिए। कैसे? उस पर रोक इसलिए लगना चाहिए कि अगर जनता ने आपको जनादेश किसी दूसरे दल में दिया है और फिर आप किसी दूसरे दल में जा रहे हो जी। तो आप जनता के साथ अविश्वास पैदा कर रहे हो। इसलिए जो सत्ता पक्ष के लोग हों, जी। भले ही सत्ता में रहें, जी। जैसे आदरणीय अटल जी, जी। एक सांसद चाहते तो तोड़ देते, जी। लेकिन उन्होंने एक अपना आदर्श प्रस्तुत किया, उन्होंने तोड़ा नहीं, सरकार के पीछे चले गए। सरकार नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गठजोड़ नहीं किया। जी। जी। इसलिए गठजोड़ की राजनीति से देश की परंपराएं टूटती हैं। जी। वर्तमान की राजनीति इसी पर आधारित है क्या? देखिए, वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। जी। वर्तमान की जो स्थिति है, आप चाहे प्रदेश की स्थिति देख लीजिए या देश की स्थिति देख लीजिए, इस समय का माहौल कुछ दूसरा चल रहा है, जिसे लोग कहीं जाति धर्म संप्रदाय से भी जोड़ते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सनातनी संस्कृति जी। आज देश को अपने मूल्यों को पुनः याद करने की आवश्यकता पड़ गई। हम लोग अपने पुरानी रीति रिवाजों से हट रहे थे, धार्मिक त्योहारों से हट रहे थे और कुरीतियों की तरफ पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ने लगे थे। इसलिए जो वर्तमान सरकार है उस पाश्चात्य सभ्यता को तोड़कर हमारी जो मूल सिद्धांत हैं उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए जनता भी उनका साथ मूल्यों के आधार पर दीजिए। आपके अनुसार राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम क्या हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा वट वृक्ष है। जी। इसे खत्म करने की आज की स्थिति है, जो खत्म करने जाता है वो स्वयं खत्म हो जाता है, लेकिन इसे खत्म तो होना चाहिए। कैसे? खत्म होने के लिए प्रजातंत्र में, जी। प्रजातंत्र में भी लोग हावी हैं और लोकतंत्र में प्रशासनिक अमला जो है, जी। अगर ये अपने पे आ जाए, भ्रष्टाचार सरकार और जनता के बीच में प्रशासनिक अधिकारी है। अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने वेतन पर, अपने मूल्यों पर आधारित थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की कोशिश करें जी। तो भ्रष्टाचार ऊपर से भी रुकेगा, नीचे भी से भी रुकेगा। हमें अब वर्तमान समय में प्रशासनिक अधिकारियों को और जिन्हें अच्छे ओहदे पे पद मिला हुआ जी। उन्हें परिवर्तन करना चाहिए। वो चाहे तो इस पर रोक लग सकती है, क्योंकि जनता अपने स्वार्थ में कुछ भी करने को तैयार है। जी। राजनीति में जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतियां कारगर साबित हो सकती हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। जो भी जनप्रिय नेता है जी। वो केवल सत्ता और शासन से हटके अपनी विधानसभा में इस भाव से आगे बढ़े, हफ्ते में, मासिक, साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से कहाँ पर किसकी कहाँ उपयोगिता है, उस उपयोगिता के आधार पर जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, इन पर उसे काम करना चाहिए। और जब वो जनता के बीच इन कामों पर जाएगा, जनता की सुख सुविधाओं में हाथ बटाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। जी।
आपकी नज़र में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका और उनके लिए अवसरों का क्या महत्व है? देखिए, मैं प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को। यह देश आदिकाल से, अनादिकाल से, चाहे महाभारत का काल रहा हो तो द्रौपदी का भी इतिहास है, रामराज में मैया सीता का भी है, और यहाँ तक कि धार्मिक दृष्टि से सावित्री, जिसने अपने पति को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ने की कोशिश की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो महिलाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही हैं, आगे भी रहेगी। लेकिन महिलाओं को भी राजनीति में शिक्षा के अवसर को ग्रहण करते हुए, पारिवारिक जीवन को समायोजित करते हुए, और विशेषकर मातृशक्तियों के लिए एक प्रेरणा भी देनी चाहिए कि आज पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो मातृशक्ति के साथ अधिक हो रही हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनका भी उपयोग और दुरुपयोग राजनेता कर लेते हैं। इसलिए उन्हें अपने सिंबल को मजबूत करना चाहिए और किसी छलावे में, किसी बहकावे में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इस देश को मातृशक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि माँ ही पहली गुरु है जो बच्चों को सिखाती है उठना, बैठना, बोलना। अगर माता के जो अवसर हैं और माता अगर शिक्षा ठीक से देती है तो ये देश वास्तव में मातृशक्ति की आवश्यकता, मातृशक्ति को आगे आना भी चाहिए। और इस समय 33% उनका अवसर भी है, उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अक्सर देखने को मिलता है कि ग्राम प्रधान हमारी मातृशक्ति है, जनप्रतिनिधि उनके पतिदेव प्रतिभाग करते हैं। इस पर मातृशक्ति को शक्ति के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और प्रतिनिधि न भेज करके स्वयं प्रतिभाग करना चाहिए, तभी उन्हें इस अवसर का लाभ मिल सकता है। क्या आप मानते हैं कि भारतीय राजनीति में पार्टीवाद से ज़्यादा विचारधारा आधारित राजनीति की आवश्यकता है? बिल्कुल 100% बात है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, पार्टी बनना, पार्टी बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। हर आदमी चाहता है हम समाज में कुछ आगे बढ़े, कुछ अपना काम करें। लेकिन पार्टियों की नीतियां जो हैं, कोई तो परिवारवाद को लेकर चलता है, कोई जातिवाद को लेकर चलता है, और कोई साम्राज्यवाद को लेकर चलता है, और कोई अपने धार्मिक मूल्यों को लेकर चलता है। तो जो राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हो, हर पार्टी को सबसे पहले राष्ट्र, प्रांत, अपना जिला और जिस स्तर का वो पदाधिकारी है उसे उस स्तर पर अपने क्षेत्र में समाजवाद अर्थात सबको जोड़ने की कल्पना करके काम करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। आपस में तोड़फोड़, वैमनस्यताएं पैदा करना ये पार्टियों का हित नहीं है। जी, आपके अनुसार भारतीय राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहिए वह क्या होगा और उनके लिए कौन सी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा शिक्षा का स्तर है जी, जब प्राइमरी कक्षाएं हुआ करती थी, आज के भी हैं, लेकिन पहले के आपके IAS, PCS और जितने भी बड़े अधिकारी हुए उनकी शिक्षा प्राइमरी स्कूलों से हुई। आज का माहौल बिगड़ गया। हमारे जिले के आला अफसर, राजनेता, इनके बच्चे कॉन्वेंट पढ़ने जाएंगे, लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं वो प्राइमरी तक सीमित रह गए। ये भेदभाव की स्थिति खत्म होनी चाहिए। हम विद्यालयों को कॉन्वेंट की तरह शिक्षा दें। आज सरकार ने पूरा संसाधन लगा दिया, प्राइमरी स्कूलों को सजाया बजाया, बहुत अच्छा किया, टीचर दिए। मांटेसरी का विद्यालय जो चलता है वो 5,000 10,000 रुपये में टीचर काम करता है, और उधर 70,000 80,000 1 लाख लेता है, लेकिन शिक्षा में अंतर है। इसलिए प्राइमरी अध्यापकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करते शिक्षा की दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए। और शिक्षा का जो महंगीकरण हुआ है इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर अच्छे विचारों से किसी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक गरीब परिवार में अगर कोई टैलेंट रखने वाला बालक है तो उसे भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए। अर्थ के कारण, धन के अभाव के कारण वो शिक्षा तक वंचित रहता है, जिसलिए प्रतिभाओं का हनन होता है। हमें आज समानांतर शिक्षा की बात करनी चाहिए। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का।